कितना एनर्जी है उनके अंदर, क्या सीखने का एटीट्यूड है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया, रादर देन कि अरे मेरे कॉलेज में तो सिखाते नहीं है तो मैंने किया नहीं. बिकॉज आई टेल द फर्स्ट थिंग आई ट्राई टू लुक इज द रेड फ्लैग, वेरी विजिबल रेड फ्लैग, कि क्या पर्सन, व्हाट वर द मार्क्स of that person in 10th आज भी आप मार्क्स देख रहे हैं. Let me tell you why I look at that. 10th और 12th में क्या मार्क्स थे, कॉलेज में क्या मार्क्स थे, और इवन ओके फ्रेशर है तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, बट कुछ इंटर्नशिप किया या कुछ किया. These freshers when they are in college, how can they utilize it to enhance their resume? क्या वो सीख सकते हैं ChatGPT के थ्रू? क्या वो खुद के प्रोजेक्ट कर सकते हैं? क्या उनकी लर्निंग हो सकती है? मेरी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 500% बढ़ गई होगी, क्योंकि ओके वन थिंग इज बीइंग मोर एफिशिएंट. So I can think of various different scenarios by brainstorming with AI, like I use ChatGPT, Gemini, so I brainstorm it with them. What is the road map? जो लोग अभी डेटा इंजीनियर हैं और उनको सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है, what is the road map for them for their transition? और पहले के टाइम में श्योर ज़्यादा टाइम लगता होगा, बट अब तो फास्ट पेस्ड लाइफ है, वो बहुत जल्दी इस ट्रांजिशन को ग्रैब कर सकते हैं. So what all they have to implement, और एक रोड मैप उनके लिए आप बता दीजिए. One very main technology is understanding data and SQL. And if you really want to talk about the technology, that is the SQL which everyone must know. And even beyond data engineering, we must know. So SQL is the language to talk to data. Learn about Kafka, because Kafka has really exploded the inner workings of database as a consumption for the developers. So I'm sorry, it's very technical, but database अंदर कैसे काम करते हैं, काफका ने उसको एक्सप्लोर कर दिया कि आप उसको डायरेक्टली यूज करो. हेलो गाइस, हम बैक अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट. अब आप सोचेंगे वाई इन्फॉर्मेशनल? सो कुछ दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था एआई के ऊपर विद पल्लवी, जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया था. आपने बोला कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब मैं तो एक टेक पर्सन नहीं हूँ, तो मैं तो आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं कर सकती हूँ. इसीलिए हमने डिसाइड किया हम एक सीरीज करेंगे जिसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बातें करेंगे, एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो. आई नो अ लॉट ऑफ यू आर स्टिल स्टक इन योर करियर कि अभी हम यहाँ से कहाँ जाएं, अभी मैंने डेटा साइंस में एंटर कर लिया है, मैं आर्किटेक्चर कैसे सीखूँ. तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे सोल्यूशनिंग के बारे में, डेटा के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में. सो आवर टुडेज गेस्ट विल टॉक अबाउट दैट ओनली. इसके अलावा I'll tell you one thing about him. He loves ChatGPT and he keeps working on that throughout the day. तो हम उनसे जानेंगे कि ChatGPT को हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. Apart from just creating the content from ChatGPT, you can also work on coding, creating your website and a lot of things through that. So we'll learn about that also from him. So बिना देरी करे, let's welcome Mr. Harsh over here. Thank you Harsh for being here. Thanks Vanya. और सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ऑब्वियसली आप एक टेक गाय हैं, आपका जो लाइफ है वो शुरू ही लैपटॉप से होता है और एंड भी लैपटॉप से होता है. और मैंने आपको खुद देखा है, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, कि आप बहुत ज़्यादा ChatGPT यूज़ करते हो. मैंने ऐसे थोड़ा सा पीप किया था आपके लैपटॉप में एक दिन. सो ये बताइए कि व्हाट यू एक्चुअली डू एज अ टेक गाय. यू हैव टू डिस्क्राइब योर वर्क एंड योरसेल्फ इन वन लाइन. Okay. So whenever someone asks me this question, मैं बोलता हूँ कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. सो इवन जब मैंने टेक में एंटर भी किया, और व्हाट वाज माय आइडिया अबाउट कि मुझे करना क्या है, सो इट वाज ऑलवेज अबाउट कि मुझे कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. सो हमेशा जब भी मैं कुछ भी करता हूँ इन माय करियर, जो भी मैंने किया है, जैसे भी मैंने सीखा है, वो मैंने हमेशा ऐसे ही सीखा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एंड देन tech, I think it's more of a tool to solve any problem. Correct. And so I am in a tech area where I'm trying to solve some business problem using technology. Right. So that's what I describe myself as a problem solver. Even when I was a data engineer to data architect to a solution architect, it has always been about problem solving. अमेजिंग. सो आपको 10+ years एक्सपीरियंस है, और ये डेटा आर्किटेक्चर तो आई थिंक AI एंड ऑल ये अभी आया है मार्केट में कुछ साल पहले, तब तो नहीं था जब आपने पास आउट किया था. सो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है? ओके, सो आई थिंक अभी हाइप ज़्यादा है, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था. पहले इसको डेटा एनालिटिक्स बोलते थे. सो
जब मैंने ज्वाइन किया था तब डेटा एनालिटिक्स वर्ड होता था या बिग डेटा थोड़ा सा एक वर्ड होता था। एआई, इवन एआई से पहले भी मशीन लर्निंग ज़्यादा बोलते थे, फिर एआई आने लगा एंड अब जेन एआई। तो सो ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं था, पहले भी था, इन सम फॉर्म एंड शेप ये था। नाउ इट हैज़ बिकम मोर एक्सेसिबल, राइट। सो जब मैंने स्टार्ट किया तब आई गॉट टू नो अबाउट दिस कंपनी वेयर आई वर्क इन, विच इज़ लुमेक, and I knew they are working on big data and analytics, and I started working with them as an intern, and then I really liked it, and that's how I started. But I more of kind of went by a flow. I knew, and this is what I tell a lot of freshers and people who have just graduated, कि अभी से परसेप्शन मत बनाओ कि मुझे डेटा इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। एक्सप्लोर करो, सीखो, देखो, शायद आप कुछ ट्राई करते हो और आपको वो करने के बाद अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग कि अब मुझे ये नहीं करना है, राइट। लाइक आई टेल अ लॉट ऑफ टाइम्स कि क्रिकेट में वाइड बॉल को नहीं टच करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट टचिंग एवरी बॉल टू मेक अ सिक्सर। सो एंड उस तरीके से मैं गया, एंड मुझे जैसे अच्छा लगने लगा डेटा इंजीनियरिंग में। आई वॉज डूइंग गुड ऑल्सो, एंड देयर वर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ बैड टाइम्स कि जहाँ सिक्वल क्वेरी चली नहीं रही है, लेकिन सो दैट्स आई गॉट इनटू इट। सो कैन इट बी एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पास आउट स्टूडेंट्स जो कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, जिनको कोडिंग से डर लगता है, सो कैन दे गो इन एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग, और इसमें भी बहुत डीप कोडिंग होता है? आई थिंक कोडिंग से डर लगता है फिर तो एक रेड फ्लैग है। एंड लाइक व्हेन आई इंटरव्यू एनी फ्रेशर्स, तो आई ऑलवेज सी कि आप कॉलेज में क्या करते हो। इफ़ द पर्सन इज़ ओनली लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, जब जॉब लगने का टाइम आता है, व्हेन प्लेसमेंट सीजन इज ऑन, देन दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। सो द पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट इट, सो कोडिंग तो आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दोज एग्जैक्टली जैसे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, एग्जैक्टली वो उस तरीके से हेल्प करेगा, बट इट हेल्प्स यू अ लॉट इन हैविंग दैट एप्टीट्यूड ऑफ हाउ टू code and how to think about programming. So कोडिंग आना चाहिए। उसके अलावा जो मेन है वो ये है कि आपको डेटा समझ में आना चाहिए कि डेटा क्या है, एंड सिक्वल समझ में आना चाहिए। बट अगेन दिस आर जस्ट टूल्स। सो डेटा समझ में आएगा, देन यू नो कि वो सिक्वल इज जस्ट अ लैंग्वेज टू इट, राइट। तो देन दे कैन ओनली रियली डू द right data engineering when they know what does data means, how to connect this data, what is that relationship, and because it is a mental job, and I think any software engineering job is a very mental job. Like आप पूरा दिन काम करते हो and mental exhaustion इतना हो जाता है। So if यदि आपको कोडिंग पसंद नहीं है, so somehow that will not help a lot in long term, maybe कुछ years, लेकिन उसके बाद you will feel a lot frustrated. ठीक है, तो अभी आपने जब बात फ्रेशर्स की करी और जब इंटरव्यू लेते हैं उसकी करी है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि what do you look in the resume and in the person when you hire somebody as a fresher, और उनको क्या प्रिपेयर करना चाहिए अगर उनको इस इंडस्ट्री में एंटर करना है? Okay, so whenever I first look at resume or a profile of a person, the first thing I try to look is the red flag, very visible red flag, कि क्या person, what were the marks of that person in 10th or 12th. आज भी आप marks देख रहे हैं? Let me tell you why I look at that. 10th और 12th में क्या marks थे, college में क्या marks थे, और इवन ओके फ्रेशर है तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, बट कुछ इंटर्नशिप किया या कुछ किया तो क्या है, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, हाँ, कुछ कॉलेज के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर। सो आई लुक एट ऑल ऑफ दिस कि पर्सन कहीं तो शाइन कर रहा होगा। यदि उसके 10th में भी 80% मार्क्स आए हैं, 12th में भी लगभग ऐसे आए हैं, कॉलेज में भी ओके है, तो देन आई नो कि द पर्सन इज एन एवरेज पर्सन, राइट। लेकिन यदि कंसिस्टेंटली पर्सन इज नॉट शाइनिंग एट एनीवेयर, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स दैट 10th and 12th में पीपल आर लाइक एवरेज, बट कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट कैन बी एकेडमिकली, इट कैन बी
non academically also. I was not a very great guy academically in my college. So so I look around these things. Then I look around, then like I also told you just a bit before कि क्या उन्होंने प्रोजेक्ट्स अपने जो एकेडमिक के अलावा उन्होंने क्या किया, क्या वो कोडिंग करते थे, क्या उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, क्या उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस या कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में काम किया ना. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में यदि काम किया होता है दैट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग फॉर देम. एंड इसके अलावा बट आई मोस्टली सी आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि उनको कोई टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोफिशिएंट होंगे. उन्होंने किसी चीज़ पे काम भी किया होगा तो बहुत ही बेसिक लेवल पे किया होगा, लाइक अ कॉलेज प्रोजेक्ट. लेकिन कितना एनर्जी है उनके अंदर, क्या सीखने का एटीट्यूड है, कैसे कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया, रादर देन कि अरे मेरे कॉलेज में तो सिखाते नहीं है तो मैंने किया नहीं. बिकॉज आई टेल शायद हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग या बीइंग अ पायलट वी कैन नॉट डू विदाउट अ प्लेन, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट, यू डोंट नीड एनीवन एल्स. एंड नाउ विद एआई तो बिल्कुल भी नहीं. राइट. सो बात हमने चैट जीपीटी की भी की थी. तो थोड़ा सा अब हमें ये बताइए कि दीज फ्रेशर्स व्हेन दे आर इन कॉलेज हाउ कैन दे यूटिलाइज इट टू एनहांस देयर रिज्यूम. क्या वो सीख सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, क्या वो खुद के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्या उनकी लर्निंग हो सकती है दैट कैन एनहांस देयर रिज्यूम एंड देयर स्किल सेट. ओके. सो with ChatGPT or with this AI being very good now and very accessible for anyone now, जो फ्रेशर्स को मुझे लगता है फ्रेशर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि जब ये इतना नहीं था, लाइक 3-4 years बैक, जो करियर का ग्रोथ का पाथ था, सो किसी को लाइक फॉर एग्जांपल किसी को आर्किटेक्ट बनना है, सो इट वाज लाइक ओके आप इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर एंड इस तरीके से आपका रहेगा पाथ, एंड देन 4-5 साल में आप बन जाओगे. नाउ दैट timing has reduced. Now you have to become a designer right from the day one, because चैट जीपीटी या कोई भी इस तरीके के टूल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको अपना काम ऑफलोड कर रहे हैं, राइट. हम उसको बस बता रहे हैं क्या करना है. नाउ बता रहे हैं क्या करना है इज़ द डिज़ाइनर्स, यूज्ड टू बी अ डिज़ाइनर्स जॉब. अब ये उनके हाथों में भी है. सो इस वजह से आई थिंक यदि वो ये सीखेंगे कि जो करियर पाथ पहले, जो लर्निंग पाथ पहले रहता था, यदि वो सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सक्सीड. नाउ they have to learn from day one about system design, product design, system thinking, user experience, because अब जो कोडिंग है वो आसान होती जा रही है. एंड इट वाज नॉट कि अभी हो रही है, पहले भी होती थी, अब और ज़्यादा स्पीड से हो रही है. तो उस तरीके से उनको जाना चाहिए. एंड आई थिंक मे बी जस्ट लेवरेज चैट जीपीटी टू आस्क दिस क्वेश्चन. इवन चैट जीपीटी विल गिव मच बेटर आंसर टू दिस क्वेश्चन. फ्यू डेज बैक अ पर्सन, she is in testing, she asked me that I want to get into data engineering, what should I do? So we have a learning and development department in our company. So she said, shall I go there? Yes, you should go there. She has a proper path of becoming a data engineer. She will help you. But also go to ChatGPT and ask in 2025, in the world of AI, what should be the right path to become a data engineer now, or what is relevant today, because a lot of things may not be relevant today to even learn. True. So I think that is how they can go about it. So freshers के नोट पे एक और बात है कि अभी बहुत सारी कंपनीज है, TCS, Infosys, Accenture, ये लोग बल्क हायरिंग करते थे पहले, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन था since past few years and this year as well. So अभी कुछ न्यूज़ आया था इंटर्न्स का, फ्रेशर्स का, कि they were hired and after few weeks, after 1 to 2 months, they were asked to resign forcefully because they couldn't clear the assessment or they were on bench, so that's why they were asked they cannot get you the project and that's why they have to resign deliberately. So क्यों हो रहा है ये सब? क्या कंपनीज गलत हायरिंग कर ले रही है या फिर इसलिए हो रहा है कि वो लोग इतने कम्पिटेंट ही नहीं है और बस वो माइंडसेट है ना कि हमारी तो अब जॉब लग गई है और हम बेंच पे हैं, जब प्रोजेक्ट होगा तब सोचेंगे,
तो क्या ये थोड़ा सा हमारे जो इंटर्न्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो एकदम ईज में आ चुके हैं? आई डोंट नो कि वो ईज में आ गया नहीं, एंड आई थिंक दे आर नॉट. आई सी अ लॉट ऑफ एनर्जी इन फ्रेशर्स. जनरली एनर्जी डाई डाउन होने लगती है आफ्टर सम ईयर्स. सो आई डोंट थिंक एनर्जी इज द प्रॉब्लम. But I see two reasons about it. I have been also reading about it, why it is happening. Of course, one of the reasons is AI, that AI can do a lot of this job, so that is coming. Another good a brief case study which I read about is global capability centers. Right. So what used to happen is all these companies, they used to outsource people to countries like US. Right. And India is known for people, Right. not for any not for a lot of products, but for people. Like in US, if someone say what is there in what is the product of India which is sold in US, it's Indian origin CEOs and people, right? So it has always been about people. Now, and all these companies now, earlier like data and this technology used to be not a very core thing, important thing, but not a core thing of a lot of corporates. Now it has become a essential thing in companies. Right. Like a lot of companies where I work with, like I work with BFSI, and it's not the CTO we are working with. We are working with COOs, right? The chief chief operations officer, right? And generally you will not think that they would be doing tech thing, but if you really see, they are not managing branches today, they are managing digital channels today. Right. So it's all about tech now. So my point that all these companies, all these global companies, they have started creating their own teams, and they have started creating their own global capability centers in India, where they are hiring by themselves, of course the Indian people only, but they are managing it. So a lot of these companies like Infosys and Accenture, so people are then like either moving there, or they don't need, because then those projects are getting cut down. So a lot of these companies have started doing the things on their own. So I think these are the two major reasons which I see why this is happening. So I guess somewhere US has a major role in. Yes, and like because of all this tariff and Right. all this, like make in US only, Correct. all these things are People coming. are losing their Yeah, jobs, and then and the first thing is like AI, जो आप इंडिया में, why were they outsourcing to India? Because it is cheaper. right. Now with AI It can is run more there in cheaper. servers, right? So you don't really need a person to be outsourced. Right. They just run it in servers, True. and they can create as many instances of it as they want. Right. अभी आपने BFSI कंपनीज की बात करनी, इसके साथ आप काम करते हैं. So why data is a game changer for them? And why is it so important? जब आप इन डोमेन्स में काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली काम करना पड़ता है, ध्यान से काम करना पड़ता है. तो आई थिंक डेटा तो हर जगह गेम चेंजर है. आई थिंक जिन भी कंपनीज डेटा के ऊपर बनी है एंड बहुत टेक्नोलॉजी रिवोल्ट है, वो तो बहुत ही अच्छा करती हैं. एंड ओके, वर्किंग विद BFSI जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, the security and compliance. So like we have been one of the like first companies we took one of the largest insurance companies in India, rather in Asia, to cloud. So at that time we used to hear about all these questions around कि data यदि cloud में जाएगा और किसी दिन बारिश हो गया तो क्या होगा. Like I really heard these things from some of the security people कि ये डेटा क्लाउड में कहाँ पड़ा है, आपके सर्वर्स कहाँ हैं, हमें दिखाओ, क्या हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस सर्वर में पड़ा है हमारा डेटा, ये कहाँ पे पड़ा है. तो वो उस टाइम वो मैच्योरिटी नहीं थी. एंड ये इसलिए भी क्योंकि BFSI थोड़ा वेरी कंप्लाइंट सेक्टर है, और सेक्टर्स में आप काफ़ी इजीली चीज़ें कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो दे आर नॉट रियली फर्स्ट मूवर्स, लेकिन द लीडिंग प्लेयर्स ऑफ द BFSI सेक्टर्स, व्हेन दे मूव, देन अदर कंपनीज इन द सेम डोमेन दे ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट इट, राइट. So like for example, if Amazon makes a move, Flipkart would also follow them, and then also Myntra and Snapdeal, all these companies will also follow them. तो वैसा रहा. बट हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
लाइक एंड जैसे जैसे सिक्योरिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, लाइक यूरोप के अंदर तो GDPR है, एंड सिमिलरली इंडिया में अ लॉट ऑफ दिस प्राइवेसी लॉज आर कमिंग, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अनदर थिंग विच is important, like a lot of these companies are legacy companies. Legacy isn't long time से चल रही है. There was a certain way of how doing that. They were not tech first. So now they are really trying to catch up on that game. Some companies have cracked that game key to be really at the edge of this. So that's the thing. So हर्ष, एक और बात मैंने देखी है कि as a recruiter as well, me or any of my client, जब भी हम उनको फॉरवर्ड करते हैं कोई रिज्यूम्स, कोई क्यूए है, डेव है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, डेटा इंजीनियर है, दे चेक द प्रोजेक्ट्स कि इस कैंडिडेट ने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, एंड इफ द कैंडिडेट हैज डन एनी फिनटेक और BFSI प्रोजेक्ट्स, सो इट बिकम्स एन ऐड ऑन फॉर देम. व्हाई इज दैट? Like if they are applying in a company where fintech, like they are applying in a fintech company or a BFSI company, so of course over there it will help a lot. And so see, and I tell it to people that data में बहुत ज़्यादा समझना होता है, सिर्फ not just the technology part but also the business part. You have the data but you don't understand the business domain. Like for example, if I'm working with bank and I don't know what's a savings bank account, what's a current bank account, what is a credit card, what is a loan, then when I look at those tables, so for this those are just numbers or some data in it, and I will not know what is the relationship between a savings bank account and an overdraft or a loan. Are they related to each other? Like how are they related to each other? Can a customer has multiple accounts? True. So can an account has multiple people linked with it? Like for example, you can have a credit card and you can have an add-on credit card, right? So if we don't understand, then we are not able to really make sense of that data. Then it is only the coding part which we are doing, and tech guy would know that SQL will always run. If you have put up the syntax right, it will always run, but it will not always give the right data until unless आप उसको समझ के नहीं करते हो तो वो नहीं होगा. So that is a great advantage कि यदि आपने उसमें काम किया और you actually know those business problems, तो आप कर पाते हो वो चीज़. And that is the USP of our company as well, that हम टेक और बिजनेस डोमेन दोनों की नॉलेज रखते हैं. हमने इतना सब काम किया तो वी हैव दैट एक्सपीरियंस. तो जब हम किसी और कंपनी के साथ जाते हैं तो जब हम उनसे बात करते हैं, दे से आपको तो सब कुछ ही पता है, आपको तो मतलब हमारे डेटा के बारे में पहले से ही पता है कि ऐसा होता है. येस, बिकॉज द सिस्टम विच यू आर यूजिंग, द प्रॉब्लम विच यू आर सॉल्विंग, वी हैव वर्कड ऑन दोज विद अदर people as well. And I think that's the same thing which would apply for any person also when they go. And even in our company, a lot of people who are either coming from, they are also from BFSI, and they are, when some people, if they are going out of our company, a lot of them are also going into BFSI company. Because of that experience, it gives them an edge to have better opportunities in the similar domain. Correct. Got it. So थोड़ी सी आर्किटेक्चर की बात कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर होता क्या है, एंड व्हाट इज अ गुड आर्किटेक्चर, हाउ डू यू डिफाइन दैट? ओके, जब मैं छोटा था तो मेरे लिए इंजीनियरिंग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग होती थी है ना, और आर्किटेक्चर वही होता था कि वो आप डिज़ाइन करते हो पेपर पे और वो बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन जो बनाते हो. एंड अ वेरी सिमिलर दैट इज़ व्हाट यू डू इन आर्किटेक्चर इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. यू क्रिएट द होल ब्लू प्रिंट, लेकिन it's more in depth than it looks. Because when जब आप architecture आप कोई architecture बना रहे हो, first we need to think about कि हम problem क्या solve कर रहे हैं, and from that is where you really need to understand what is the business requirements जो हमें solve करनी है. Another thing that comes up after that is what are the business constraints which are there, because it's not only using the best technology which is out there, but it is also needs to put up the fulfill the requirements plus fulfill the constraints as well, or work under those constraints as well.
right? Like for example, if some company is working in Azure and we go and say no, you work in you create a solution or an architecture in AWS, it is a whole migration effort for them to move to from Azure to AWS. So it's not about using which technology, it's about using like understanding all the right parameters and then do about it. Like for example, if we need to create a real-time streaming system, we can use the best of the best technology like Kafka, but यदि डेटा वॉल्यूम उतना है ही नहीं, शायद आपके यूज केस का उतना डेटा वॉल्यूम ही नहीं है, then why to spend that much energy in developing them and also maintaining them and adding that complexity to your system, right? So architecture has to be simple, as simple as it can be, rather than ki very over engineered. So जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है, हाउ डू यू डिसाइड कि हमें एक नया आर्किटेक्चर बनाना है कि हमें जो करंट फ्रेमवर्क है उसी को ही फाइन ट्यून करना है? So I think that is the step from their like business requirements to constraints to also understanding the current landscape कि अभी क्या है. So of course when we are working with enterprises, it's not like they are starting from day zero. What is it which they have? It may not be in the right shape and the right way it is supposed to be, and this is what is also called as gap analysis. You find the gap कि gap कितना है from my as a state to a to be state. तो फिर आप उसके हिसाब से बनाते हैं. यदि समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट देन यू विल बिल्ड ऑन इट. इफ समथिंग डजंट एग्जिस्ट देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. एंड इफ समथिंग विच इज वेरी स्टैंडर्ड एंड like as a company or as a person, if I have already built it like an accelerator, then that can be used. So that way, if you get the opportunity to redesign any famous system, जैसे कि UPI है, Twitter है, Netflix है, आपको इनका आर्किटेक्चर चेंज करने का मौका मिले, तो what will you change in there? Okay, so I think Twitter, Netflix and all these companies, those are the companies which set industry benchmarks. So I think I'm capable enough to tell कि उनका क्या change कर सकते हैं. For the UPI, and UPI is a very astonishing technology, and I'm very proud of UPI as an Indian कि हमने इतना अच्छा वो payment system बनाया which is not there in a lot of countries. But few things which I think from an user experience point of view, whenever you create a UPI ID, like if you use different applications, like you use Paytm, you use Cred, you use Google Pay, each one of them will create a new UPI ID. So now you have a lot of UPI IDs to manage, right? And I think that should be simplified. There should be one single UPI ID whenever you're logging into any app. That should be usable, and then you can deactivate it, activate it, like in a one central or from a one single ID. I think that is something which I would work on if I need to. If you had to pick one in cloud data, like data mesh, data lake or data warehouse, which excites you the most and why? Okay. And क्या difference भी है इनमें, हमें भी बता दो. Again, so this is more of a जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था which was around कि all this data engineering everything is today, पहले नहीं था क्या. So जैसे पहले data analytics था वैसे ये सब था. So ये over the time नए नए terms आते रहते हैं, नए नए buzzwords आते रहते हैं, and a lot of these things are also for the marketing purpose also, क्योंकि जब yes, so for me what excites me the most nowadays is data fabric. So data fabric, the concept of data fabric is very nice, that all of your data which is there in your organization, so you create a layer where all of this can interact to each other, right? So that is the concept which I really like, that you design your architecture, your systems in a way so that they can interact with each other or via a unified layer in much better way. And so they all of this, like the data mesh and all of this are really like different versions of each other. So okay. Alright, वैसे मुझे कम समझ आया, आपको ज़्यादा समझ आया होगा डेटा वाले लोगों को.
तो एक बात आप हमें ये भी बताइए कि आपको लगता है डेटा इंजीनियरिंग को एआई आगे जाके पूरा ही रिप्लेस कर सकता है? I think a lot it can do. कर तो सकता है because again the coding part तो it can definitely do, and it is doing already. Like if I need to write a SQL complex which I maybe needed to tell to an engineer to code it, if today I need to do that, जितना मैं उसको बताऊंगा I will tell it to the likes of ChatGPT एंड उसको मैं पूरा समझा दूंगा ये डेटा है मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आई थिंक इट विल क्रिएट मच बेटर क्वेरी बिकॉज वो जो इटरेशन है विद अ ह्यूमन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वो पहले क्वेरी बनाएंगे, फिर वो उस क्वेरी को बनाने के बाद देयर विल बी सम परफॉर्मेंस इशू समथिंग, देन देयर विल बी सम सिनेरियोज विच आर लेफ्ट, जो एज केस सिनेरियोज हैं वो उसमें नहीं होंगे. इन द डेटा पाइपलाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगी, मॉनिटरिंग नहीं होगी. बट यदि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे या कोई भी एआई टूल्स लाइक कर्सर एंड ऑल दिस, आप उसको यदि प्रॉम्प्ट देते हो कि पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बनाना है और कोड देना है, देन वो बहुत अच्छे से आपको देगा. अब आपने किसी एक डेटा इंजीनियर के साथ ये साइकिल करी, 2-3 महीने में वो पर्सन इतना प्रोफिशिएंट हो गया कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कोई प्रॉब्लम देते हो तो वो ये सारी चीज़ें पहले से ही सोच कर लेकर आता है. बट देन दैट इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ वन पर्सन. नाउ यू हैव टू टेल, लाइक there are a lot of people there who all need to learn. Like every time I'm working with a new engineer, some of these things I'm again keep on telling, but with the AI you have set the prompt once, it will do it again and again in a very scalable manner. So a lot of that part will be there, but करवाना क्या है, at least today, maybe that will also get replaced. करवाना क्या है वो बहुत important है. जैसे इनिशियली हमने बात करी कि फ्रेशर्स को अभी क्या देखना है, तो उनको तो बहुत जल्दी से डिज़ाइनर बनना है, क्योंकि कोडिंग करने वाला काम अब किसी और का है, तो आपको उसको बताना है. अब वो बताना सही से पड़ेगा. लेकिन कुछ टूल्स तो बन रहे हैं ना जो ये भी बता रहे हैं कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है. Yes. थिंक दे आर यूजफुल. प्रॉम्प्ट कैसे देना है, एंड आई थिंक अभी तो काफ़ी सारे टूल्स, इवन चैट जीपीटी एंड ऑल, जब आप प्रॉम्प्ट देते हो वो इंटरनली दे गिव मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स टू गेट थिंग्स आउट. एंड ऑफ कोर्स तो हम जितना ज़्यादा उसको लेवरेज करके और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू. अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप 5 साल पहले भी आर्किटेक्चर बना रहे थे और आज भी बना रहे हैं, लेकिन पहले आप मैनुअली बना रहे थे स्क्रैच से और अब शायद आप एआई यूज करके बना रहे हैं. सो पहले कितना टाइम लगता था और एआई की आने से वो टाइम कितना रिड्यूस हुआ? आई थिंक मेरी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 500% बढ़ गई होगी, क्योंकि ओके, वन थिंग इज बीइंग मोर एफिशिएंट. So I can think of various different scenarios by brainstorming with AI, like I use ChatGPT, Gemini, so I brainstorm it with them. Another thing is, पहले हमें कोई solution बनाना होता था, और यदि that solution is something जिस पे शायद मैंने काम नहीं किया personally, I'm making it for the first time, certain parts I'm making for the first time, I will have to look for the fellow colleagues or fellow architects to discuss it with them. अब उसमें भी शायद वो सब लोगों के पास वो proficiency ना हो, सबके अपने अपने opinions हैं, so it used to take a lot of time. Now it just need couple of hours. I will ask ChatGPT, and it has the knowledge of all the best architects in the world, all the best articles in the world, which I used to do first search manually on Medium or on Google to find out, and then curate the thing. Then another very valuable advantage which is there, which is very hard to replicate manually, is आपने वो सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, इधर उधर से आ गया, चैट जीपीटी ने आपको कंसाइज करके आपको बता दिया. नाउ यू कैन आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस. यू कैन आस्क व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दिस, इसको ऐसे करेंगे तो इसमें क्या इशू होगा. देन इट कैन रियली टॉक टू यू अबाउट दिस, जो कि शायद आपको कभी इतनी आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे डिस्कस कर सकते हो, जो कि आपको गूगल पे नहीं मिलती स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कुछ भी सोल्यूशन या कुछ डिस्कशन भी. तो इट हैज़ रियली रिड्यूस्ड दैट. तो एंड
like I've been working with customer data platform, customer 360 for so many years now. And now I'm working on a customer data platform project for last 1.5 months. So in last 1.5 months, while I'm creating we are in solutioning stage right now. So while working on that solution, researching about it, I have learned so much more than I have learned in last 5-6 years about it. So I think that's the advantage it can give you. And it's up to you as well how well you're leveraging it. Correct. And like these are the platforms which no one can just create it via prompt, because these are very complex and specific systems. So at least today you cannot just give a prompt and say I need to create a customer data platform or this, because it's not only about creating the product, and that's a very fundamental principle of system design also. It's not only about different modules, but how they are interacting with each other is important. Right. So that is what you need to design in your architecture, and that is where this AI can help you a lot and really make you move much faster. Correct. सो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोड और डिजाइनिंग के बारे में. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ कोड एंड डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन, एंड हाउ कैन समवन मेक दैट लीप इनटू एन आर्किटेक्चर? अगेन, सो आई थिंक एक ना हमारा बड़ा एक्शन बायस होता है, एंड आई टेल इट टू अ लॉट ऑफ डेवलपर्स कि जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम मिलती है, ये प्रॉब्लम करना है, दे स्टार्ट कोडिंग इमीडिएटली. That should not be the right way. Always think about the problem, redefine the problem कि ये problem है क्या, अपने terms में आप define करो, validate that problem with the person who has given you that problem, because sometimes those gaps can happen कि आपने समझा कुछ और, बोला किसी और ने कुछ था, और शायद बोलने वाले को ही नहीं पता था कि problem को frame कैसे करना है, right? फिर then आप उसका design करो, सोचो. इवन डेवलपर्स के लिए लो लेवल डिज़ाइन इज़ अ थिंग, LLD जिसको बोलते हैं. तो दैट इज़ अ वन इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप पहले वो बनाओ, एंड यू वैलिडेटेड विद योर टेक्निकल लीड और द आर्किटेक्ट जिसके साथ आप काम कर रहे हो कि मैंने ऐसे सोचा है. बिकॉज आर्किटेक्ट ने आपका एक हाई लेवल डिज़ाइन आपको बनाया होगा कि ये पाइपलाइन है इस तरीके से, बट आपको उसका और डिटेल में जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू वैलिडेट. Then you start coding. I think 80% of the time should be spent on designing, and then the coding part. Then it becomes very easy because you know what to do. Then it becomes very easier. And with again, I keep on talking about AI. Then AI की वजह से तो और भी आसान है. But ये 80-20% पहले भी था, and I think अभी भी यही रहना चाहिए. तो जो पर्सन इस तरीके से सोचता है ना, वो अपने आप ही डिज़ाइनर वाले रूट में जाने लग जाता है, बिकॉज देन वो प्रॉब्लम को इसी तरीके से फ्रेम करता है. तो आज वो अपनी कोडिंग की प्रॉब्लम को डिज़ाइन, कोड को कैसे लिखना है उसको डिज़ाइन कर रहा है, उसमें फॉर लूप कैसे लगाना है उसको डिज़ाइन कर रहा है, उसमें स्टेट मैनेजमेंट कैसे करनी है उसको डिज़ाइन कर रहा है. धीरे धीरे वो नॉट धीरे धीरे बट हाँ, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि वो उस प्रॉब्लम को डिज़ाइन कर रहा होगा. आज उसके सोल्यूशन को कर रहा है, नेक्स्ट टाइम उसकी प्रॉब्लम को डिज़ाइन कर रहा होगा, उसके एंटायर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर रहा होगा. सो दिस इज द वे यू गो अबाउट इट. राइट. सो आज के जो इंजीनियर्स हैं, डेटा इंजीनियर्स जो हैं, व्हाट आर द टॉप स्किल्स दैट मैटर्स फॉर देम, जो वो शोकेस कर सकते हैं अपने रिज्यूम में, अपने स्किल सेट में, लाइक क्लाउड, डेटा और सिस्टम से रिलेटेड, जो करनी ही चाहिए उनको? आई थिंक मैं तो ये बोलूँगा आई थिंक द one very main technology is understanding data and SQL. And if you really want to talk about the technology, that is a SQL which everyone must know, and even beyond data engineering we must know. So SQL is the language to talk to data. अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं चैनल SQL सीखने के रिफ्रेशर्स को? हाँ, so one fundamental thing is SQL is a language to talk to data, and just like for मुझे यदि कोई लैंग्वेज आती है, लाइक मुझे हिंदी या इंग्लिश आती है, डजंट मीन आई विल बिकम अ ग्रेट राइटर. सो आप कैसे सोचते हो, आप कैसे उसको फ्रेम करते हो, उसके बाद ही आप अच्छा लिख सकते हो, राइट, या अच्छा बोल सकते हो. सिमिलरली SQL का सिंटैक्स सीखना बहुत आसान है,
एंड आई थिंक जब मैं कॉलेज में था तब मैंने W3 स्कूल से सीखा था, एंड इट जस्ट टुक मी 1 day टू लर्न ऑल द SQL सिंटैक्सेस. इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं. रेस्ट इज प्रैक्टिस. हाँ, रेस्ट इज प्रैक्टिस. हाँ, रेस्ट इज प्रैक्टिस, रेस्ट इज लर्निंग अबाउट डेटा. एंड व्हेन यू वर्क विद बिग डेटा यू फेस अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज की कैसे करना है. एंड 90% ऑफ टाइम यदि आपकी क्वेरी टाइम आउट होती है तो इट्स बिकॉज ऑफ समवेयर यू हैव डन द क्रॉस जॉइन. सो ऑल दिस थिंग्स you learn as you go along and practice. And some other channels would be like when you have into SQL, so learn SQL, learn data, learn how data sets works, learn about sets. Uske alawa then you should learn about Apache Spark. So Apache Spark is a very standard and a very good data processing engine. Then one should always learn about Kafka, even though they are not using in their projects or something, but they should all know about Kafka. There is a very good from Confluent. Confluent is the organization which founded Kafka. So they have a book of Kafka, the definitive Kafka something. So that book is very nice. Learn about Kafka because Kafka has really it's like exploded the inner workings of database as a consumption for the developers. So I'm sorry it's very technical, but database अंदर कैसे काम करते हैं, Kafka ने उसको एक्सप्लोड कर दिया कि आप उसको डायरेक्टली यूज़ करो. एंड तो आप यदि Kafka के बारे में बहुत फंडामेंटली समझ लेते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. एंड बिकॉज Kafka ने पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है तो वो समझना Kafka के थ्रू बहुत आसान हो जाता है. एंड सो Kafka इज अ ग्रेट. मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है और डेटा इंजीनियर्स के लिए Kafka जरूरी है. उसी तरह से शुड वी? हाँ, नहीं मतलब SQL जरूरी है, डेटा समझना जरूरी है. डेटा स्ट्रक्चर्स तो कहीं पे भी काम आते हैं. इवन जब आप डेटा इंजीनियरिंग में भी कोई डेटा स्कीमा डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको डेटा स्ट्रक्चर तो तब भी बनाना पड़ता है. तभी एक मैंडेट ये है हमारे कॉलेज में, इंजीनियर्स को करना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर. हाँ, करना चाहिए. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो आप पढ़ते हो कॉलेज के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट तो एक आपकी वो थिंकिंग डेवलप करता है कि इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं. उसके अलावा कहीं ना कहीं वो काम आती हैं. लाइक मुझे ग्राफ एल्गोरिथम्स, जो ग्राफ की हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी थी, डिस्कास्त्रा एंड ऑल, दे हैव वर्कड फॉर मी रियली वेल. So all of these things really help. The binary search and all these algorithms, somewhere it comes in. And with big data it becomes even more important because उसमें बहुत फास्ट करना होता है. लाइक यदि आपको ग्राफ एल्गोरिथम यूज़ करना आता है, आपको पता है, तो देन आप कुछ प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो. तो सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. आई थिंक जो भी हमें कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऑल ऑफ दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड शुड, उसको तो सीखना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि वो एनफ है, एनफ तो बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन जैसे हमारी दूसरी ब्रांचेस हैं कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पर सिलेबस बहुत पुराना है. कंपेरेटिवली कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल दिस ब्रांचेस लाइक दे आर वेरी रिसेंट. उनका सिलेबस इज़ वेरी रिसेंट ऑफ कोर्स. लेकिन यही वो ब्रांचेस भी हैं, वो डोमेन्स भी है जहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट होता है. लेकिन बहुत सारे फंडामेंटल्स तो स्टिल विल बी देयर. Kafka कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे काम करता है, वो तो आज भी वैसा ही है. AI ने आगे कुछ नया सिस्टम नहीं बनाया. वो काम तो अभी भी वैसे ही करते हैं. तो फंडामेंटली यदि आपने उनको समझ लिया तो इट विल रियली हेल्प. सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आई थिंक सबको वेट होगा, हमारे व्यूअर्स को. व्हाट इज द रोड मैप? जो लोग अभी डेटा इंजीनियर हैं और उनको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है, व्हाट इज द रोड मैप फॉर देम फॉर दैट ट्रांजिशन? और पहले के टाइम में आई एम श्योर ज़्यादा टाइम लगता होगा, बट अब तो फास्ट पेस्ड लाइफ है, वो बहुत जल्दी इस ट्रांजिशन को ग्रैब कर सकते हैं. सो व्हाट ऑल दे हैव टू इम्प्लीमेंट, और एक रोड मैप उनके लिए आप बता दीजिए. ओके, सो एक तो थिंक इन सिस्टम्स. System thinking or design thinking is very important. Read a lot about all these books which are into design thinking, system thinking, user experience, as I told you. Then follow a lot of good articles or publications on Medium which are around data.
read a lot about them, follow all these companies like Uber, Netflix, Airbnb. They really publish very great articles and the technology around how do they build. Be very important thing, be very curious. If you are using Uber, think how Uber really works, how when you click on it, how can it connect to so many drivers and tell you. So this will really create that aptitude of you on thinking around how things work, so that will help. The next part is in a very implementation point of view. So there are a lot of certifications if people are very new to cloud. For them to even learn the basics, they can do a lot of certifications. So they can start from cloud practitioner to developer associate, and then there are some solution architect certifications as well available for various clouds. So like in AWS there is solutions architect certifications, so you can do that. So that gives you a fundamental or a basic learning of someone जिसने आज तक वो किया ही नहीं है, उसके लिए it really helps, right? So I think they can do that, and I think that's it. And be curious, whatever you're working, वो अपने आप ही आप उसी में ट्रांजिशन होते चले जाओगे. Got it. अभी ये सुनने में तो काफी इजी लग रहा है. It can be easy. I think for the people who are very curious, it becomes very easy. And वो वाला बात है, जिसको कोडिंग में मज़ा नहीं आता है, जो इस तरीके से नहीं करता है, उसको नहीं मज़ा आएगा. And so if you are not a person who does not who is only about कि कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया था तो किया, कंपनीज आ रही हैं तो पढ़ा, जस्ट फॉर द रेज्यूमे में डालने के लिए मैंने 4 वीडियोस देख ली हैं, तो काम नहीं चलेगा, तो नहीं कर पाएंगे. एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, यदि वो बस अपना किसी उसके मैनेजर ने आके बोला ये बनाना है, उसने बना लिया, वो ठीक है, लेकिन वो फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे. ग्रो करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा. कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपने कभी नहीं करी हैं, आपको रिस्क लेना होगा. यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव्स कि इस बार मेरे को आप डिज़ाइन करने दो ये चीज़, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. और अभी तो जो लोग नेचुरली ऐसा करते हैं एंड जिनका एटीट्यूड ऐसा है, उनके लिए बहुत आसान है. और जो नहीं करते हैं, दैट दे विल ऑलवेज ट्राई टू सी कि मेरे को कोई ऐसा सर्टिफिकेशन मिल जाए या मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिससे मैं सीख लूँ, राइट. एंड लॉट ऑफ पीपल देन डू डिस्टेंस लर्निंग दिस थिंग, कि वो ऑनलाइन कुछ करेंगे या कहीं पे जाके कुछ कोर्स करेंगे. लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे ये सारे इनिशिएटिव्स मिलते हैं. जिस दिन आपका टेक्निकल लीड नहीं आया, दैट इज़ योर चांस टू टेक दैट रोल एंड लर्न अबाउट इट, रादर देन सेइंग कि वो नहीं आया तो आज ये काम नहीं होगा. शायद उस दिन आप वो काम कर सकते हो. सो जो इस तरीके से सोचते हैं तो वो बहुत फास्ट ग्रो कर पाते हैं. करेक्ट. सो आपको क्या लगता है कि व्हाट पार्ट ऑफ सॉल्यूशनिंग एंड आर्किटेक्चर विल ऑलवेज नीड ह्यूमन जजमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और वो कभी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा? अब ऑलवेज का तो पता नहीं है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग ChatGPT फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या है, कैसे इसने इतना कुछ आंसर दे दिया. एंड द सेकंड टाइम इट हैपन व्हेन आई यूज्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड Replit. तो Replit पे जब मैंने उसको दिया, उसने अच्छा सा एक वेब एप्लीकेशन बना दिया. देन दैट वाज द सेकंड टाइम लाइक आई रियली गॉट फ्राइटेंड कि ये क्या कर सकता है. एंड नॉट बिकॉज कि इट विल रिप्लेस मी और एनीथिंग, कि मतलब इट्स सो ईजी फॉर एनीवन टू डू इट. सो जैसे आप वो मूवीज़ देखते हो AI में कि वो कुछ भी कर सकते हैं, सो दैट वाज द काइंड ऑफ फियर आई केम इन कि कोई गलत पर्सन तो क्या ही कर सकता है इसके साथ. तो सो इट्स वेरी पावरफुल. तो आई डोंट नो आफ्टर 10 years क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही रैपिडली अपडेट होता जा रहा है. लास्ट 2 महीने पहले जो पॉसिबल नहीं था, अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है. तो वो सारी चीज़ें हैं. बट आई थिंक वेरी डोमेन स्पेसिफिक जो सॉल्यूशंस बनाने होते हैं ना, जहाँ आप कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, वो AI इमीडिएटली नहीं कर पाएगा. एटलीस्ट इमीडिएटली तो नहीं कर पाएगा. एंड आई थिंक वहाँ हमारी ह्यूमन जजमेंट, हाउ सिस्टम्स इंटरैक्ट, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा.
So there are still very niche problems जो वो नहीं कर पाए, but very general problems वो it is even solving today Right now as as well. well. Yeah. Right. To keep up themselves in this fast-paced, evolving world, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो, कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो और अपग्रेड कर रहे हो, so that you can survive this fast-moving AI phase और आपकी जॉब ना जाए? Okay. So again, I was never frightened about losing a job. Even जब मैं 11th 12th में भी था, so I used to think कि मुझे इतना तो आता है, कभी कोई like if I lose my main job तो मैं शायद किसी को पढ़ा ही लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, I will travel. So it's that. But so in general, I think always look out for solving a problem. तो यदि वो एटीट्यूड है और वो है तो that will always be prime, because then again AI is a tool, just like any other technology. It is a tool for us to use and leverage. And second of all, don't get frightened by AI कि ये मुझे replace कर देगा या फिर, and अच्छा, even before replace, a lot of people underestimate this thing. I was reading this news about a CEO. He said I had to replace my 80% of the workforce because my workforce and mainly the tech people were saying that what this AI cannot do rather than saying what it can do. But the other non-tech people, they really adopted AI because for the things they were dependent on a tech person, now they can do it on AI tools by themselves. So sometimes the people in the same domain, they like underestimate this, rather being frightened by it or underestimate it. Work with it, because anyhow this is going to be the future, so it's not going anywhere. Everyone is like investing a lot because it really helps also. So just be with it, just try to see how it can help you in your work. And to really keep up, I think just ask it on how you can think about certain problem in this way. A lot of time how I brainstorm is something like, if Steve Jobs is designing an application, how would Steve Jobs would do it? So then ChatGPT, because it knows so much about Steve Jobs from the lot of books and references and articles, वो उस thought process से मुझे बता पाता है कि इस तरीके से, तो जो कि आप शायद normally आप कर भी नहीं पाते. और now like this I can change the personality of that. No, now you tell me how Elon Musk would do it. Okay, now you tell me how a personality mix of Elon Musk and Steve Jobs would do it. Right. So just see the possibility of what it can do right now for you. I think that is the best way, and for learning also it has become, it can be a primary source of learning for people now. And another thing is, be updated with technology. Right. Really follow some great YouTube channels, some very good YouTube channels, and all this company like I was telling you about, some leading tech companies. They follow their articles. So you really know what is happening nowadays, and that will help, because then you are really up the game. And I'm telling you, 90% people don't do it. So if someone is doing it, so it's very easy to come in 10% actually. Correct. The people just don't do it, and sometimes people just think like this person, when she asked me ki how to learn data engineering, when in front of her I put up this query on ChatGPT, how to become a proficient data engineer in 30 days. She was always like, नहीं 30 days में कैसे बनेंगे, let us, इसमें तो 1-2 साल लग जाएंगे मुझको. I said no, let him answer, let him say कि नहीं बन सकते, let's see what is possible in 30 days. Why are you saying कि इतना टाइम लगेगा? और आज के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में तो no one is going to give you that much of time. Correct. So basically आप ये कह रहे हैं कि उनको ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जो AI नहीं रिजॉल्व करवा रहा है, and then they would become irreplaceable in their problems. ऐसी problems को वो करना चाहिए, और be updated and think it of like a fellow or a like assistant for you. So हमने ChatGPT की बात करी, then Elon Musk ने Grok AI भी बनाया है. इसके अलावा हमारे पास Perplexity भी है made in India. Have you used all of them?
and what difference did you see in these three platforms? I will not be able to answer the difference between all these platforms, but a lot of times I am using ChatGPT and Gemini, and because a lot of my conversations are in these platforms, I tend to use them more rather than going on to another platform. So while I am updated about the updates which keep on happening, but I generally use Because a they are platform. easy to use. They're easy to use, and it has the context of how I am discussing with it, right? And of course there will be some gaps, like 19-20 का फर्क सब में रहेगा, but I think does it even matter उतना ज़्यादा, right? Like it is like saying कि which cloud is best, so all of them are good, and they are able to solve the problem. Okay, great. So just last question, what is the first principle you always go back to when solutioning or designing system? I always go back to why we are doing this. So and on the first principles basis, I always try to get at the root of it, on why actually we are doing it, and maybe the answer to that, again I need to ask that question on that answer, that no, but why we are doing it. So that is my first principle, because then that sets on how to implement it or what to implement it, rather than just start implementing it. So Harsh, I think it was a completely power-packed podcast. और guys, I hope you must have learned a lot about architecture and solutioning and data. और अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इसके अलावा आपको किन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना है, क्या डेटा से रिलेटेड और क्वेश्चन है, तो हम और गेस्ट को बुला सकते हैं, एंड वी कैन कवर in our upcoming series, and we can cover those questions in the upcoming podcast as well. So keep commenting and keep sharing and keep liking. Make sure आप ये podcast last तक देखें और इस पर बहुत सारे likes करें और बहुत सारे shares करें, because it's gonna help a lot of people who are entering into the data world or who are actually in the data world, who are looking to transition. So till then guys, take care and bye bye, and keep subscribing.